क्या हम आपको रेगुलरली देख पाएंगे अब क्लास में? जी सर। ठीक है। ऑलराइट। ओके। तो ये कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। सो इसके बियॉन्ड जाते हैं। ठीक है। कोई भी चीज अगर समझना है तो पूछ लेना। आज तक हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वी हैव सीन सम इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और अब उसके बियॉन्ड हम जाएंगे और उसे खत्म करेंगे। बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द आरएनए प्रोसेसिंग। राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर याद रखना दैट आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल ऑलवेज पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। ये आपका इस तरीके से काम करेगा। So, हमेशा आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है आपके आरएनए का। ये बात हम जानते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या होता है, व्हाट डू यू फाइंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलती तीन चीजें, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। उसके पहले याद रखना कि जब भी हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को देखते हैं, सो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपका 3' से 5' रीजन में जो आपके यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड होगा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एज ए टेम्पलेट। उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एज ए टेम्पलेट, और उसको यूज करके हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसको हम यूज करके टेम्पलेट बनाएंगे हमारा आरएनए मॉलिक्यूल। इसको हम इवन बोलते हैं एज ए एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो दूसरा स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे होता है, दैट स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोडिंग स्ट्रैंड, या इसे हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ सेंस स्ट्रैंड। ओके। नाउ वी हैव डिस्कस कि हमारे जो डीएनए होता है, राइट, या जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा, उसके अंदर मुझे कुछ चीजें मिलेगी देखने के लिए। आई विल फाइंड समथिंग लाइक प्रोमोटर रीजन, मुझे एक टर्मिनेटर रीजन भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई विल हैव अ प्रोमोटर रीजन, उसके साथ साथ आई विल आल्सो हैव अ टर्मिनेटर रीजन। अब जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेरा एरिया होता है, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अपस्ट्रीम एरिया, या अपस्ट्रीम रीजन में उसे यहाँ पे बोलूंगा। और जो भी मेरा राइट हैंड साइड पे जो मेरा यहाँ पे एरिया होता है, जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, उसके राइट हैंड साइड पे जितना मेरा एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम रीजन। दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम रीजन। सो अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके। सो ये सवाल आपके सामने नीट में आ सकता है। सो इसलिए ये बात याद रखना कि व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर आपको मिलेगा आपका प्रमोटर, डाउनस्ट्रीम में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन, राइट। और बीच में आपको यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल जीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अपस्ट्रीम में हमने ये तो देख लिया कि हमें प्रमोटर मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक और चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो सी वन मोर थिंग इन योर अपस्ट्रीम एरिया के अंदर। आपको एक और चीज यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज माई एनहांसर। तो याद रखना, अपस्ट्रीम के अंदर आपको एक और रीजन आपको मिलता है, और उस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एनहांसर। तो अगर आपके सामने ये सवाल आए कि अपस्ट्रीम में क्या क्या मिलता है देखेंगे, तो आप बोल सकते हो प्रमोटर आपको मिलता है देखने के लिए, उसके साथ यू विल आल्सो हैव समथिंग नोन एज माय एनहांसर कैन बी आल्सो सीन इन माय अपस्ट्रीम एरिया। अब ये एनहांसर है क्या? बेसिकली आपका डीएनए का सीक्वेंस है। आप ये काम कैसे करता है ये आपको नहीं जानना। ये काम कैसे करता है ये आपको यहाँ पे नहीं जानना। बस आप इतना याद रख लो कि अगर एक डीएनए में से अगर एक डीएनए में से आपको बहुत सारे एमआरएनए बनाने हैं, या आप चाहते हो कि एक डीएनए जो आपका है यहाँ पे वो ज्यादा एक्सप्रेस करे अपने आप को कम टाइम के अंदर, तो एनहांसर आपके यहाँ पे मदद कर सकता है। समझो अगर आप इस जीन में से आप 1 मिनट में 10 एमआरएनए आप यहाँ पे बना रहे हो, लेकिन सेल चाहता है कि वो 10 ना बन के अब बने 100 एमआरएनए 1 मिनट के अंदर। तो वो बनाने के लिए आपकी एनहांसर आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो एनहांसर इज गोइंग टू एंश्योर दैट इन अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एमआरएनए। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी होगी ना, हाँ जी, गुड इवनिंग अर्चना, अगर आपको स्पीड बढ़ानी होगी एमआरएनए सिंथेसिस की, देन एनहांसर आपके यहाँ पे मदद कर सकता है। इतनी बात याद रखना कि एनहांसर कैन एनहांस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और आई कैन सिंपली राइट इट इज गोइंग टू इंक्रीज द rate of transcription, is going to increase the rate of transcription। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो अपस्ट्रीम में ये दो चीज आपको मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ये हमारे यहाँ पे क्या था। वी हैव सीन द एक स्ट्रक्चरल यूनिट आपके यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा देख लिया।
अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिग्रेंट्स क्या लगते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए. सो व्हाट आर द इंडिग्रेंट्स वी नीड टू हैव. अब उसके पहले एक और चीज याद रखना, दो टर्म आप यहाँ पे समझ लो. लेट्स अंडरस्टैंड टू टर्म्स ओवर हियर. एक टर्म मेरा होता है यहाँ पे सिस्ट्रॉन, एक टर्म मेरा यहाँ पे होता है सिस्ट्रॉन, राइट. और एक टर्म जो होता है आपके यहाँ पे जीनो. दोनों काफी टर्म सिमिलर ही है, बेसिकली बोथ द टर्म्स आर सिमिलर, राइट. तो जीन जो आपका होता है दैट इज नथिंग बट डीएनए, इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट. और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है आपका यहाँ पे लाइक मारने, फिर उसके बाद आपको बना देगा आपके यहाँ पे प्रोटीन, राइट. अब होता क्या है ना, जो सिस्ट्रॉन टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, अब एक चीज याद रखना, आपका जो जीन होगा, कई सारे जीन ऐसे होते हैं, कई सारे जीन आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको बना के देंगे आरएनए. So sometime you will have a gene which can make only RNA. So you can have a gene which can only make, they are going to make only RNA will be formed. अरे किसका माइक ऑन है? कोई माइक ऑन करके शायद खाना खा रहा है, राइट. दीपिका, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. अब एक और बात याद रखना, आज जो हमारा 4 बजे वाला क्लास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आपकी 4 बैक टू बैक क्लास हो जाती अगर वो हम क्लास रखते तो, क्योंकि आपका सपोर्ट क्लास भी था. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉप दैट प्लान एंड नाउ विल बी फाइंडिंग सम न्यू स्लॉट जहां पे हम आपका एक बार रिवीजन करा सके डीएनए एप्लीकेशन का, ठीक है. ऑलराइट. सो ओनली आरएनए विल बी फॉर्म्ड. अगर आपका कोई जीन है और वहां से अगर आपका आरएनए बन रहा है तो उसको भी हम जीन ही बोलेंगे, राइट. सो क्या होता है ना कि कई बार कुछ जीन्स होते हैं वो आपके बना के देंगे आपको समथिंग लाइक अ टीआरएनए, वो आपको टीआरएनए बना के दे सकते हैं. कुछ आपके जीन होंगे वो आपको सिर्फ बना के देंगे आपका आरआरएनए. तो ये भी आपके दो टाइप के आरएनए ही हैं, आरआरएनए, टीआरएनए आर माय टू टाइप ऑफ आरएनए. तो कई बार आपके जीन्स यही आपको बना के दे सकते हैं, सिर्फ यही बना के देंगे, दे विल नॉट मेक अ प्रोटीन. ओके. सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन मेक यू अ एमआरएनए, राइट, व्हिच कैन मेक यू अ टीआरएनए, व्हिच कैन मेक यू अ आरआरएनए. हम सबको वहां पे जीन ही बोलते हैं. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ जीन, राइट. बट जब मैं सिस्ट्रॉन टर्म यूज करता हूं ना, तो समझ जाना सिस्ट्रॉन मेरा वो जीन है जहां से मेरा प्रोटीन बनेगा. सिस्ट्रॉन मेरा वो जीन है, सिस्ट्रॉन मेरा वो स्ट्रक्चरल जीन है जहां से मेरा फॉर श्योर मेरा यहाँ पे यहाँ से मेरा पॉलीपेप्टाइड बनेगा. सो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which makes पॉलीपेप्टाइड. सर एक लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट सी कुछ हेल्प की वजह से, एक सेकंड बेटा अभी अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैं रीड करना पूरा मिस हो गया. कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर एंड, और वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट लेटर. जस्ट वेट अ मिनट. Okay, you can just reach out to मोहित सर. बेटा मोहित सर आपको इसमें हेल्प कर सकता है अगर कभी कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता ना. सो प्लीज मोहित सर इज अ पर्सन एंड ही कैन एक्चुअली फिक्स दोज इश्यूज ओवर देयर, जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं. ठीक है. सो यू हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच मेक्स अ पॉलीपेप्टाइड. अगर वो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है अपना पे तो उसे हम यहाँ पे सिस्ट्रॉन बोलेंगे, राइट. तो बेसिकली होता क्या है ना, जब भी आपके सामने कोई टर्म जीन यूज करा है तो जीन तो हम सबके लिए यूज करते हैं. प्रोटीन बनाने वाला सेगमेंट को भी हम जीन बोलते हैं. अगर टीआरएनए और सिर्फ आरएनए बना रहा है तब भी उसे हम वहां पे जीन ही बोलते हैं. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि हम एक सिस्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एक सिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो सिस्ट्रॉन वो होता है जहां से आपको प्रोटीन बनते हुए मिलेगा ही मिलेगा. सो अगर हम एक सिस्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिस्ट्रॉन के अंदर हमेशा रखना कि पहले आपका बनेगा एमआरएनए. फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए विल बी फॉर्म्ड और फिर उस एमआरएनए में से हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे प्रोटीन. सो फ्रॉम दैट एमआरएनए माय प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड. सो इस एमआरएनए से फिर हमारे यहाँ पे हम प्रोटीन हम यहाँ पे बनाएंगे. सो याद रखना, a cistron is the one segment of a DNA from which the polypeptide will be surely formed. बाकी जीन तो एक जनरल टर्म है, जीन तो एक जनरल टर्म है जहां से आपका सिर्फ अगर आरएनए बन रहा हो ना वहां से, या अगर आपका सिर्फ टीआरएनए या आरआरएनए बन रहा हो तभी उसे हम जीन ही बोलेंगे वहां पे. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू नो हियर इज, अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और एमआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज अ जीन, राइट. However, defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide. So एक सिस्ट्रॉन होता है जो आपका हमेशा आपको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन आपको बना के देगा. दैट्स द सेम थिंग, राइट.
द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे दो टर्म आपके सामने आ चुके हैं, एक टर्म आपका यहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा टर्म है आपका यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब इनको आप यहाँ पे समझ लो। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि आपके एक जीन के अंदर से आपका एक सिंगल प्रोटीन आपका बनेगा, या मैं कहूंगा व्हेन वी से मोनोसिस्ट्रॉनिक दैट मींस यू विल फाइंड द स्ट्रक्चरल जीन, जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा वहां से आपका सिर्फ एक ही प्रोटीन बनेगा। यू विल फाइंड ओनली वन प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट, या मैं कहूंगा वहां से एक ही एमआरएन बनेगा और वहां से फिर आपका एक ही प्रोटीन आप वहां से बना सकते हो। बट जब मैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करता हूं, जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर, यू विल फाइंड इन द प्रोकैरियोट्स यू विल हैव मल्टीपल जीन्स। यहाँ पे यू विल हैव मल्टीपल जीन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और इन मल्टीपल जीन्स की वजह से यू कैन फाइंड मल्टीपल प्रोटीन्स आर बीन फॉर्म। आपके यहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर से अगर आपको एक सिंगल प्रोटीन अगर आप बन कर रहे हैं दैट्स माय मोनोसिस्ट्रॉनिक, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि आपके मल्टीपल जीन्स वहां पे होंगे, राइट। मल्टीपल जीन्स आपके लगे होंगे एक सीक्वेंस के अंदर और वहां से आपके मल्टीपल प्रोटीन्स आपके बन के निकल रहे होंगे। तो ये डिफरेंस याद रखना। पॉलीसिस्ट्रॉनिक टर्म इज समथिंग यू विल फाइंड इन द बैक्टीरिया एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक टर्म इज समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड इन द यूकैरियोट्स। मोनोसिस्ट्रॉनिक टर्म इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी फाइंड इन द यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हमारे अंदर तो ऐसे होता है कि एक जीन में से एक ही प्रोटीन बनता है, बट बैक्टीरिया के अंदर यू विल हैव अ वन लॉन्ग सीक्वेंस, वहां से आपके मल्टीपल जीन्स होंगे और वहां से आपके मल्टीपल प्रोटीन आपके बन के आएंगे। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या इंटीग्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी जनरली। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन? सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका यहाँ पे व्हाट आर द requirements of ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट जल्दी आपको यहाँ पे होती है? तो याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको पहले आपका चाहिए यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपको चाहिए होता है, ठीक है। देन यू नीड टू हैव समथिंग लाइक योर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये तो आपने देखा ना, ये तो आपने इवन उसमें ही देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। ये ट्राइफॉस्फेट जो आप यूज करते हैं बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इसे यूज करेंगे। तो इट विल वर्क इन अ टू वेज, इट विल वर्क एज अ सबस्ट्रेट एंड आल्सो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, राइट। तो ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। Then along with that you need some magnesium ions भी आपको यहाँ पे चाहिए होता है। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पे चाहिए होती है। अब याद रखना, जो आप ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे सीखोगे वो आप सीखोगे इन टर्म्स ऑफ योर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। अब याद रखना, जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरिया या जब भी हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे सीखेंगे। सो प्रोकैरियोट्स में याद रखना यू ओनली नीड अ सिंगल पॉलीमरेज। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज आपके लिए इनफ होता है। सो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज विल बी यूज्ड। बट याद रखना, जब मैं बात करूंगा यूकैरियोट्स के बारे में तो सिंगल पॉलीमरेज से काम नहीं होता, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमरेज इन देम। सो हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम आयंस भी हम यहाँ पे यूज करेंगे विच आर गोइंग टू बी प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ माई ट्रांसक्रिप्शन। हाँ जी अनिरुद्ध, बताइए क्या सवाल है आपका? बोलिए अनिरुद्ध, बोलिए। अच्छा अक्षरा है वो। गुड इवनिंग सर। अक्षरा बोलिए। हाँ अनिरुद्ध, गुड इवनिंग। अक्षरा बोलिए क्या सवाल है आपका? अक्षरा बताइए। ये देखिए ये अक्षरा, अक्षरा अच्छा, आई थिंक अक्षरा का हैंड जल्दी से रेज हो गया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में याद रखना यू हैव आरएनए पॉलीमरेज एक ही आपका यूज किया जाएगा, और बट जब हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर सो यू हैव मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज हैज टू बी यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। तो और याद रखना आरएनए पॉलीमरेज आपका किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा? 3' to 5'. 5' to 3'. 5' to 3'. बाबा ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? इस डायरेक्शन में वो सिंथेसिस करेगा। कौन था ये, कौन था 3' to 5'? तनप्रीत,
क्या हो रहा है ये सब, व्हाट इज हैपनिंग? Alright, so there's something you have to know. So in this direction, this is going to polymerize the mRNA. ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. So now let me make अब यहाँ पे जो चीज का मैं जिक्र करूंगा वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना. लाइक जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है, सो क्योंकि ये प्रोसेस में नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे होती है. सो यू हैव डीएनए यहाँ पे सीक्वेंस, ये मेरा 3' ये मेरा यहाँ पे 5'. सो मेरा डीएनए सीक्वेंस मेरे यहाँ पे बन चुका है, राइट. और यहाँ पे समझो मेरा है यहाँ पे मेरा प्रमोटर वाला सीक्वेंस. दिस इज माय प्रमोटर वाला रीजन. दिस इज गोइंग टू बी प्रमोटर. ठीक है, उसके बाद समझो मेरे यहाँ पे जीन लगा हुआ है. सो यू हैव अ जीन ओवर हियर. सो दिस इज माय स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ से मेरा जीन स्टार्ट होता है. सो दिस इज माय जीन. ठीक है, और उसके बाद एंड में मेरा यहाँ पे आएगा टर्मिनेटर सीक्वेंस. याद रखना अभी हम जो भी समझ रहे हैं वी आर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रोकैरियोट्स. हम यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं समझ रहे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वो आपका सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग. अब आपका जो प्रमोटर वाला जो आपका यहाँ पे सीक्वेंस है ना, याद रखना इस सीक्वेंस से आपको मिलेंगे देखने के लिए कई सारे एटी रिच रीजन्स. यहाँ पे आपको मिलेगा 80 रिच रीजन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. अब क्योंकि आपको प्रमोटर वाले एरिया के अंदर आपको 80 रिच सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, तो इस एरिया को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ टाटा बॉक्स. इसको हम इवन बोलते हैं एज अ टाटा बॉक्स. सो ये बात भी याद रखना कि आपका जो प्रमोटर वाला जो आपका सीक्वेंस होता है वहां पे आपको मिलते कई सारे 80 रिच सीक्वेंस एंड बिकॉज ऑफ द 80 रिच सीक्वेंस दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज माय टाटा बॉक्स. अब प्रमोटर जो मेरा यहाँ पे एरिया है इस पे होगा क्या. सो याद रखना प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर आके बैठेगा मेरा आरएनए पॉलीमरेज. सो प्रमोटर सीक्वेंस पे आके बैठेगा मेरे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज. देखो ये दूर से चल के आ रहा है, अब ये इसके ऊपर आके बैठेगा. सो माय आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ऑन द प्रमोटर सीक्वेंस. तो जो आके मेरा यहाँ पे बैठा है दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज. ये आके मेरा यहाँ पे बैठ गया. ठीक है, तो ये बात याद रखना योर आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर. बस वो आके बैठ गया, पहले तो अपने आप को वहां पे वो सेटल करेगा वहां पे. इट विल कम एंड सिट ओवर देयर. अब याद रखना ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे होता है ना, द आरएनए पॉलीमरेज यू हैव इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट. तो ये जो पॉलीमरेज आपका होता है इसके अंदर यू हैव मल्टीपल सब यूनिट्स आपको मिलेंगे. सो पॉलीमरेज विल हैव मल्टीपल सब यूनिट्स. they will be having multiple units will be finding over there. याद रखना. तो इसमें लाइक अल्फा 1 अल्फा डैश अल्फा बीटा डैश बीटा, या इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना, बट ऐसे कई सारे सब यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. देन विल हैव अ बीटा एंड बीटा डैश, राइट. ऐसे कई सारे यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. ठीक है, अब आपको याद ही रखना है कि ये तो आके बैठ गया. कहाँ पे आके बैठा है ये मेरा प्रमोटर पे आके बैठ गया. वो इट विल सिट ऑन द प्रमोटर एंड विल गेट इटसेल्फ सिंक्रोनाइज्ड विद द प्रमोटर. तो आपको अब याद ही रखना है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला आपको पार्ट में दिया ट्रांसक्रिप्शन जब आपका किया जाएगा तो उसके अंदर तीन आपके सेगमेंट्स होते हैं. सो इन द ट्रांसक्रिप्शन यू विल फाइंड यू हैव 3 पार्ट्स. यू हैव अ इनिशिएशन, you will have elongation, and then you will have something like your termination. ये 3 आपके सीक्वेंस होते हैं या 3 आपके स्टेप्स होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन करने के. ये तीनों स्टेप्स खत्म होने के बाद आपको आपका एमआरएनए बनके आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पॉलीमरेज आया और मेरा आके बैठा अपने प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम हेल्प. अब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट करना हो, सो याद इनिशिएट करने के लिए यू नीड सम हेल्प एंड दैट हेल्प इज कमिंग फ्रॉम अ फैक्टर कॉल्ड एज माय सिग्मा फैक्टर. तो एक फैक्टर आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिग्मा फैक्टर. वी कॉल इट एज अ सिग्मा फैक्टर. इसको हम इवन कहते हैं एज अ फैक्टर विच इज गोइंग टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. सो इनिशिएट करने के लिए याद रखना यू नीड टू हैव अ सिग्मा फैक्टर. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. नाउ लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. बस फिर आपको यहाँ बताता हूँ ताकि आपको समझ आए. सो यू हैव योर, और कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही तो इंतजार मत करो, हैंड रेस करके पूछ लो. If there is something you haven't understood, then please raise your hand and ask me. तो ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस बन गया.
यहाँ पे बना दिया मेरा मेरा आई हैव जस्ट मेड माय प्रमोटर ओवर हियर, राइट। और प्रमोटर पे आके मेरा बैठ चुका है यहाँ पे मेरा, लेट्स से मेरा आके बैठ चुका है यहाँ पे पॉलीमरेज। सो पॉलीमरेज एंजाइम हैव कम एंड सिट ओवर हियर। तो पॉलीमरेज मेरा आके यहाँ पे बैठ चुका है। सो आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ गया। अब आरएनए पॉलीमरेज मेरा वहां पे आके बैठ चुका है, लेकिन वो अभी भी मेरा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करेगा। ये अभी मेरा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेगा। अब वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे चाहिए एक इनिशिएशन फैक्टर का पुश। आप ऐसा सोचो कि जो मेरा जीन है ना, अभी तक ट्रांसक्रिप्शन मेरे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। वो स्टार्ट कब होगा? जब इसके ऊपर आके बैठेगा, मेरे पॉलीमरेज के ऊपर आके बैठेगा मेरा सिग्मा फैक्टर। सो जब मेरा पॉलीमरेज के ऊपर आके बैठता है मेरा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, सो आई हैव माय सिग्मा फैक्टर, ये है मेरा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही मेरा सिग्मा फैक्टर इसके ऊपर आके बैठेगा, as soon as it comes and sit on the polymerase, तो मेरा सिग्मा फैक्टर आया है यहाँ पे और आके इसके ऊपर आके बैठ गया। अब जैसे मेरा सिग्मा फैक्टर आके बैठेगा ना, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, ये अपना आगे बढ़ना यहाँ पे चालू करेगा। सो नाउ पॉलीमरेज जो अभी मेरा प्रोमोटर रीजन पे बैठा हुआ था विल स्टार्ट मूविंग इन ऑन द स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर वो चलना चालू करेगा। तो इसे हम कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं? इनिशिएशन करने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ माय सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर विल कम एंड इनिशिएट माय प्रोसेस ऑफ माय ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे सिग्मा फैक्टर आके मेरा यहाँ पे बैठा, मेरा पॉलीमरेज विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट विल हैपन? द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। अब जैसे ये आके बैठता है मेरा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मेरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। अब जैसे मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, सो व्हाट इट विल डू? अब जैसे मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो मेरे यहाँ पे अब सेकंड चीज होगी। सो नाउ व्हाट विल हैपन? द इलॉन्गेशन विल हैपन। सो इलॉन्गेशन में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होगा? माय आरएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज, विल पॉलीमराइज आरएनए, इट विल पॉलीमराइज एमआरएनए। सो यहाँ पे एमआरएनए आपका बनने लगेगा। और किस डायरेक्शन में आपका ये बनेगा एमआरएनए? 5' to 3' डायरेक्शन में आपका ये बनने लगेगा, राइट। और ये बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे? यू विल बी एडिंग द योर ribonucleotides will be added. So ribonucleotides will be added. बस आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जब आप यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड डाल रहे हो, आपको बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहां पे आपका थायमिन होगा वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? यूरेसिल, राइट। थायमिन के जगह थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। कौन था जो एडेनिन बोला था यहाँ पे अभी? कौन था? आई गेस अपूर्वा। अपूर्वा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ भी मतलब, तो थायमिन विल रिप्लेस बाय द यूरेसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, इस चीज को आप यहाँ पे आराम से इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। इस पिक्चर को देख के यहाँ पे, लेट मी शो यू अ पिक्चर ओवर हियर। सी, सो यहाँ पे क्या हो रहा है समझो। अगर आपका यहाँ पे स्टैंड है, अगर आपका एक टेम्पलेट स्टैंड है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर टेम्पलेट स्टैंड मेरा ये है, नीचे जो लिखा है इस पे देखो, ध्यान दो आप यहाँ पे, राइट। तो मेरा आरएनए यहाँ पे बनेगा। तो जब मेरा आरएनए यहाँ पे बन रहा है, तो अगर मेरा सामने यहाँ पे एडेनाइन है तो उसके सामने थायमिन नहीं आएगा, उसके सामने यूरेसिल आएगा, उसके सामने आपके यहाँ पे यूरेसिल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे कि मेरा जो 3' 5' डायरेक्शन में जो है यहाँ पे, जब भी मेरा यहाँ पे एडेनाइन होगा तो उसके सामने इंस्टेड ऑफ योर थायमिन यू विल फाइंड द यूरेसिल विल कम। और इस तरीके से आपका एमआरएनए आपका यहाँ पे बनाया जाएगा। एंड यू कैन सी ओवर हियर आपका 5' से 3' डायरेक्शन में आपके यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस आपके यहाँ पे हो रहा है। एंड दैट इज समथिंग वी आर डूइंग। हम कौन से स्टैंड को यूज करें एज अ टेम्पलेट? 3' to 5' वाले स्टैंड को हम यूज करें एज अ टेम्पलेट एंड वी आर मेकिंग द एमआरएनए आउट ऑफ इट। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही आपका होगा। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इंस्टेड ऑफ थायमिन आपको वहाँ पे यूरेसिल लगाना है। जहां पे आपके एडेनाइन के सामने, आपको जब भी आपका एडेनाइन आपके सामने आएगा डीएनए के अंदर, आपको उसके सामने आपका यूरेसिल आपके यहाँ पे फिल करना है। सो दैट इज समथिंग आपका आरएनए पॉलीमरेज आपके यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ेगा। सो नाउ यू विल फाइंड दैट माय आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब इलॉन्गेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा चालू। सो पॉलीमराइज इलॉन्गेशन में आपका हो क्या रहा है? You will polymerize the mRNA from 5' to 3' direction. Ribonucleotides will be added and thymine will be replaced by my uracil. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। So this is what you find happening in my elongation. और ऐसे करते करते हुए मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। So now my polymerase जो मेरा यहाँ पे खड़ा था, अब स्लोली मेरा आगे बढ़ना चालू करेगा।
इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ दैट यू विल हैव वन मोर सीक्वेंस यहाँ पे, एंड दैट इज माय टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये मेरा यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बारिश गिर रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अगर आवाज बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो बताना मुझे, बिकॉज बारिश गिर रही है काफी ज्यादा यहाँ पे। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड ओवर हियर इज कि मेरा ये जो पॉलीमरेज है, द पॉलीमरेज एंजाइम आई हैव ओवर हियर, दिस पॉलीमरेज एंजाइम विल नाउ स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये मेरा आगे पहुंच चुका होगा यहाँ पे, ये आगे बढ़ रहा है मेरा पॉलीमरेज एंजाइम। और जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे से mRNA ये बनाता जाएगा। सो यू विल फाइंड कि mRNA यहाँ से निकलता जाएगा। सो लेट्स से कि मैं यहाँ से मेरा रेड कलर का यहाँ से हमारा mRNA यहाँ से निकल के बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा आपका mRNA का जो स्टैंड होगा बनता जाएगा और वो आपका बाहर निकलता जाएगा। लाइक इट विल जस्ट स्टार्ट कमिंग आउट व्हाइल गेटिंग फॉर्म। तो ये चीज आपकी होती रहेगी यहाँ पे जब ये मेरा आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका हो रहा है इलॉन्गेशन। सो हेयर बेसिकली आपका इलॉन्गेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो यू आर फाइंडिंग कि मेरा पॉलीमरेज आगे मूव करेगा तो आपका यहाँ पे इलॉन्गेशन आपके यहाँ पे होता जाएगा, राइट। सो यू विल फाइंड द पॉलीमरेज इज अंडरगोइंग द इलॉन्गेशन आपके यहाँ पे हो रहा है। तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, बाकी लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आस्तिक एक बार देखना बेटा अपने एंड पे, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सा देखना। इट कैन पोटेंशियली हैपन, नेटवर्क ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है। So now you will find that elongation। अब अपना माइक म्यूट कर लो। तो you will find कि आपका यहाँ पे elongation आपका होगा। So you will find कि आपका mRNA synthesis आपका यहाँ पे होने लगेगा। अब जब आपका यहाँ पे mRNA आपके यहाँ पे बन रहा है, when you find this mRNA getting formed, right? अब मेरा पॉलीमरेज क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, एंड नाउ अल्टीमेटली ये आके खड़ा हो जाएगा टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर। सो नाउ माय पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ऑन द टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये आके खड़ा हो गया। अब जैसे मेरा पॉलीमरेज आके रुक जाता है टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर, याद रखना आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, अभी तक सिग्नल नहीं आया है ट्रांसक्रिप्शन खत्म करने का। तो अब यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, तो अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपको टर्मिनेट करना होगा ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपको टर्मिनेट करना होगा, अगर आपको टर्मिनेशन करना होगा ट्रांसक्रिप्शन का, तो ये करने के लिए भी आपके पास एक फैक्टर होता है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज माय रो फैक्टर। सो वन मोर फैक्टर ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड एज माय रो फैक्टर। और इस रो फैक्टर की मदद से, ये बेसिकली रो फैक्टर अभी आपके यहाँ पे आएगा। सो दिस रो फैक्टर विल कम, ये ऊपर से आएगा घूमते हुए तैरते हुए, रो फैक्टर विल कम, एंड दिस रो फैक्टर विच विल कम फ्रॉम अबव, ये रो फैक्टर आके बैठेगा आपके पॉलीमरेज के ऊपर। और जैसे ये रो फैक्टर आपके पॉलीमरेज के ऊपर आके बैठता है, यू विल फाइंड कि आपका पॉलीमरेज वहां से निकल के चला जाएगा। सो पॉलीमरेज विल लीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट, और जैसे मेरा पॉलीमरेज वहां से निकल के चला जाएगा, डीएनए को छोड़ देगा, मेरा mRNA भी यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। सो नाउ आई विल फाइंड माय mRNA विल बी रिलीज्ड, मेरा mRNA यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाहर। सो मेरा पॉलीमरेज वहां से निकल गया छोड़ के डीएनए को, और मेरा mRNA which has been newly formed, so newly formed mRNA has been formed। so मेरा mRNA यहाँ पे मेरा बन चुका है, it has been formed। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो आपका ट्रांसक्रिप्शन, वो टाइम पे आपका सिग्मा फैक्टर आपकी मदद करता है। सो पॉलीमरेज आके बैठेगा मेरे प्रमोटर के ऊपर, और प्रमोटर पे बैठने के बाद सिग्मा फैक्टर आके बैठेगा, एंड देन आई विल फाइंड द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। जब तक सिग्मा फैक्टर आ नहीं रहा तब तक मेरा ट्रांसक्रिप्शन वहां पे स्टार्ट नहीं होगा, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा, राइट। एक बार ट्रांसक्रिप्शन मेरा वहां पे स्टार्ट हो गया, देन इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन द डीएनए, वो डीएनए के ऊपर मूव करना चालू करेगा, एंड यू विल फाइंड कि आपका mRNA फिर सिंथेसिस होना आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, एंड देन एंड में वो जाके रुक जाएगा टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर। अब याद रखना, टर्मिनेटर पे वो पहुंचने के बाद आपका जो दूसरा फैक्टर आके इसके ऊपर आके बैठेगा, दैट इज माय रो फैक्टर। सो रो फैक्टर आके बोलता है कि चलो बहुत हो गया, आपका आरएनए यहाँ पे बन चुका है, एंड नाउ यू विल फाइंड कि पॉलीमरेज उस जगह को छोड़ के वहां से चला जाएगा और वो mRNA को भी यहाँ पे वो रिलीज कर देगा, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड आपका न्यूली फॉर्म्ड mRNA बन के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर mRNA विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। आपका mRNA यहाँ पे इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो बता दो, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू। हाँ जी टर्नप्रीत बताइए क्या सवाल है आपका। सर ये तो डीएनए के साथ बॉन्ड बना रहा था ना, तो हाँ। ये अकेला कैसे बाहर आया?
तो अब देखो बॉन्ड बाद में टूट जाएंगे ना, बिकॉज आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर वहां पे बनाना नहीं है। वहां पे आपके जो बॉन्ड बनाए जाते हैं वो वीक बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, वो टेम्परेरी वीक बॉन्ड्स होते हैं। और उसके बाद एमआरएनए आपके वहां से रिलीज हो जाता है और आपका पॉलीमरेज भी आपके वहां से रिलीज हो जाता है। सो जैसे आपको रो फैक्टर आके बैठता है तो आप ये सोचो कि आखिरी जो दो तीन बॉन्ड होते हैं वो भी आपके छूट जाते हैं आपके आरएनए के। आपका आरएनए बाहर निकल के आ जाएगा एज अ स्टैंड, और आपका पॉलीमरेज भी आपका वहां से निकल जाएगा। तो हाँ तनवीर बोलो। तो यहाँ पे मतलब देखो, कि वो डीएनए हम सिर्फ यूज कर रहे थे उसको बॉन्ड पेयर बना के उसको वो बाहर बाद में निकाल। डिटैच हो जाएगा, वो वहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे बेस पेयरिंग तो करनी नहीं है, उसे वहां पे उसके साथ चिपकना नहीं है, राइट। सो इट विल नॉट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग। वो बस वहां से आपका अटैच, जब आप बना रहे हो तो वो अटैच हो रहा है, बट बाद में वहां से वो डिटैच हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके एनसाइड में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन फाइंड योर एमआरएनए विल डायरेक्टली कम आउट ओवर देयर। एक बार फिर देखो यहाँ पे क्या होता है। पहले क्या होगा, प्रोमोटर रीजन पे मेरा आरएनए पॉलीमरेज जाके बैठेगा, राइट। और उसका बैठने के बाद आपका पॉलीमरेज एक बार आके बैठा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कब होगा, जब सिग्मा फैक्टर आके बैठेगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आके बैठता है यू विल फाइंड द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट ओवर देयर, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा मतलब मेरा पॉलीमरेज अब मूव करेगा मेरे जीन के ऊपर। देखो ये मेरा जीन पे मूव कर रहा है, सो मेरा आरएनए बनना यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे पॉलीमरेज पहुंच गया मेरे टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, एक नया फैक्टर आके बैठेगा मेरे पॉलीमरेज के ऊपर, एंड दैट इज माय रो फैक्टर। सो रो फैक्टर आके बैठेगा मेरे पॉलीमरेज के ऊपर, और जैसे मेरा रो फैक्टर आके बैठता है मेरे पॉलीमरेज के ऊपर, मेरा एमआरएनए वहां से रिलीज हो जाएगा। मेरा एमआरएनए जो वहां पे मेरा लगा हुआ था दैट विल गेट रिलीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। सो मेरा पूरा एमआरएनए बन के मेरा बाहर निकल के आ जाता है, और मेरा पॉलीमरेज भी वहां से मेरा निकल के चला जाएगा। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना, सब लोग याद रखना, कि जब मेरा सिग्मा फैक्टर आके बैठता है ना, उसका काम होता है इनिशिएट करना। उसका काम होता है यहाँ पे आके इनिशिएट करना। जैसे ही उसने इनिशिएट कर दिया, जैसे उसने इनिशिएट कर दिया वो वहां से निकल जाता है। वो पूरा टाइम उस पर बैठा नहीं रहेगा, याद रखना, वो पूरा टाइम उस पर बैठा नहीं रहेगा। उसने जैसे अपना पुश दे दिया, उसने अपना ट्रिगर दे दिया, उसके बाद सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाएगा, राइट। तो ये बात रखना, वो सिग्मा फैक्टर वहां पे बैठा नहीं रहेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? नाउ इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ये क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कहानी में हमने यहाँ पे क्या किया। इस तरीके से आप एमआरएनए बनाओगे। और एक और बात याद रखना, ये जो रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर हम ये जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज समथिंग यू विल ओनली फाइंड इन द प्रोकैरियोट्स। ये आपको सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये सारी कहानी, ये पूरी कहानी आपके प्रोकैरियोट्स की है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका पूरा प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके यहाँ पे कहानी आपका बन रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, आप मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, फटाफट उसका आप आंसर देना। सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, फटाफट उसका हैंड रेज करके, या एक काम करो, एक क्लासरूम में जैसे सब लोग अनम्यूट करके आंसर करते हैं ना, वैसे ही आंसर कर देना जब मैं बोलूंगा तब। सो व्हेन यू हैव दिस सीक्वेंस, राइट, you have a gene over here, you have, let's say you have a gene over here, this is my gene, right। यहाँ से मेरा जीन यहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जीन के पहले आपका होगा यहाँ पे आपका प्रमोटर रीजन, यू विल हैव अ प्रमोटर रीजन ओवर हियर, राइट। ये है मेरा यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस। अब मुझे कोई बताओ कि प्रमोटर रीजन के अंदर कौन सा सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस आई विल फाइंड इन द प्रमोटर रीजन के अंदर। बताइए दीक्षा कुमारी, कौन सा सीक्वेंस मिला मुझे प्रमोटर रीजन के अंदर यहाँ पे? एटी रिच। राइट, यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे एटी रिच सीक्वेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे एटी रिच सीक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है तो इसका नाम यहाँ पे क्या होता है? टाटा बॉक्स। राइट, इसका नाम यहाँ पे होता है टाटा बॉक्स। बहुत बढ़िया, वैसे ऐसे ही सब लोग आंसर करना, ठीक है। अब आपका प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर कौन आके बैठेगा यहाँ पे? सिग्मा Sigma factor. अरे नहीं, पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा। Polymerase. Yes, sir. फिर कहते हो कि बायोलॉजी वाले सर डांटते हैं। नो सर, ऐसे डांटेंगे तो क्या करेंगे सर? सो आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर। तो आरएनए पॉलीमरेज विल कम, याद रखना, सबसे पहले ये आपका आके यहाँ पे बैठेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जब आके बैठता है तो क्या काम चालू हो जाएगा वहां से? क्या मेरा पॉलीमरेज सुधार देगा? नहीं करेगा। तो किसकी हेल्प की जरूरत है हमें यहाँ पे? अब मेरा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आएगा। सो नाउ आई विल फाइंड माय सिग्मा फैक्टर विल कम एंड सिट ओवर हियर। तो जैसे ही मेरा सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके बैठेगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे इलोंगेशन स्टार्ट, उसके बाद मेरा यहाँ पे इनिशिएशन मेरे यहाँ पे हो जाएगा। सो नाउ आई विल फाइंड द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल हैपन। सो इनिशिएट मेरे यहाँ पे हो जाएगा। इनिशिएट होना मेरा मतलब मेरा ये जो पॉलीमरेज है ये आगे चलना चालू करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड।
अब मुझे बताओ, जब मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो क्या सिग्मा फैक्टर उसके ऊपर हमेशा बैठा रहेगा? नो सर, नो सर। तो कहाँ जाएगा सिग्मा फैक्टर? उड़ जाएगा। हाँ, उड़ जाएगा, बिल्कुल सही। सो मेरा सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाएगा, वो अपने रास्ते निकल जाएगा, उसने अपना काम कर दिया, वो अपने रास्ते निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अपस्ट्रीम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? अपस्ट्रीम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए? प्रमोटर और एनहांसर। राइट, प्रमोटर एंड एनहांसर। प्रमोटर एंड एनहांसर मुझे मिलते हैं मेरे देखने के लिए मेरे अपस्ट्रीम के अंदर। ठीक है, सो याद रखना, ये तो मैं बना रहा हूँ मेरे यहाँ पे टर्मिनेटर बना रहा हूँ, दैट इज माय डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। पॉलीमरेज यहाँ पे मेरा आराम से मेरा यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा, दिस विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अब मेरा पॉलीमरेज मेरा पहुंच गया टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर। क्या टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचने के बाद पॉलीमरेज वहां से खुद से चला जाएगा, उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी? हेल्प की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे पॉलीमरेज मेरा वहां पे पहुंच गया, तो याद रखना यहाँ पे कौन आएगा फिर उसे वहां से हटाने के लिए? रो फैक्टर। यस, मेरा यहाँ से आएगा मेरा यहाँ पे रो फैक्टर। सो यू विल फाइंड द रो फैक्टर विल कम ओवर हियर। रो फैक्टर यहाँ पे आके बैठेगा, और जैसे मेरा यहाँ पे रो फैक्टर आके बैठता है, एज सुन एज माय रो फैक्टर विल कम एंड सिट ओवर हियर, उसके बाद क्या होगा कि अच्छा बताओ मुझे, उसके बाद क्या होगा? रो फैक्टर आने के बाद क्या होगा फिर? राइट, तो मेरा पॉलीमरेज वहां से चला जाएगा, और मेरा जो एमआरएनए यहाँ पे बना होगा ना, जो मेरा एमआरएनए यहाँ पे बन रहा था, जो हम यहाँ पे बना रहे थे एमआरएनए, जो मेरा यहाँ पे बन रहा था, वो एमआरएनए भी मेरा यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। सो माय एमआरएनए विल कम आउट फ्रॉम दिस साइड। तो एमआरएनए हमारा बन के बाहर आ चुका है, मेरा पॉलीमरेज अपने रास्ते निकल गया, रो फैक्टर ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। अब ऐसा ट्रांसक्रिप्शन आपको कहाँ होते हुए मिलता है? ह्यूमंस के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। रो सिग्मा फैक्टर वाली कहानी याद रखना, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वाली कहानी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे याद रख लो, बिना सिग्मा फैक्टर के जो आपका यहाँ पे एंजाइम होता है ना, पॉलीमरेज एंजाइम जो आपका यहाँ पे होता है, उसे हम कहते हैं कोर एंजाइम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोर एंजाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज माय कोर एंजाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो एंजाइम मेरा यहाँ पे है ना, विदाउट सिग्मा फैक्टर जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ कोर एंजाइम, कॉल्ड एज माय कोर एंजाइम। और याद रखना, ये पूरा इलोंगेशन करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है मैग्नीशियम आयंस की। सो मैग्नीशियम आयंस एक्चुअली हेल्प ड्यूरिंग द इलोंगेशन के टाइम पे ये आपकी मदद करते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, इतनी कहानी हमने यहाँ पे समझ ली। अब आपको याद ये रखना है कि आपके बैक्टीरिया के अंदर होता क्या ना, व्हाट हैपेंस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए बनने के बाद, प्रोकैरियोट्स के अंदर जब आपका एमआरएनए बनता है, जब आपका एमआरएनए बन जाता है ना, So, एक बार आपका एमआरएनए यहाँ पे बन गया, समझिए मेरा एमआरएनए यहाँ पे बन चुका है, 5' 3' वाला बन चुका है। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ट्रांसलेशन के लिए। सो एमआरएनए आपके यहाँ पे बन गया, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली कैरी आउट द ट्रांसलेशन, यू कैन इनिशिएट द ट्रांसलेशन, यू कैन स्टार्ट नाउ, यू कैन स्टार्ट ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो याद रखना, यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपके एमआरएनए के अंदर आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो नो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आपका एमआरएनए यहाँ पे बना, आप अपना ट्रांसलेशन वहां पे स्टार्ट कर सकते थे। अब याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता है नहीं, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऐसा कुछ वहां पे है नहीं, तो जहां पे एमआरएनए बना वहां पे आपका ट्रांसलेशन आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर लाइफ थोड़ी सिंपल होती है, लाइफ थोड़ी यहाँ पे सिंपल रहेगी, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोट्स के बारे में, तो वहां पे कहानी आपकी अलग हो जाती है। सो इन द यूकैरियोट्स द स्टोरी इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट। पहले आप ये बात याद रखो, और यार ये बात मुझे बता दो कि आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे ही आरएनए बना, आप अपना ट्रांसलेशन यहाँ पे चालू कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो, राइट? कोई मॉडिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और आई होप ये बात सारे लड़कों को भी समझ आ रही है, अनिरुद्ध, महेश, प्रखर, अक्षय, ओम और बाकी सारे लड़के हैं। आप यहाँ तक सब क्लियर है? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि आप लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं हो, विच इज अंडरस्टैंडेबल, मौका नहीं मिलता बोलने का, ठीक है? सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फाइंडिंग हैपनिंग, ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं, हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द यूकैरियोट्स, वी डिस्कस अबाउट यूकैरियोट्स, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग होती है। पहले याद रखना कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द यूकैरियोट्स एंड द ट्रांसक्रिप्शन, जब हम इनके ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझनी है।
when we discuss the transcription in the eukaryotes, first of all, यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं आपके different type of RNA polymerase. So you have 3 RNA polymerase which are involved over there. So you'll have RNA polymerase 1. Similarly, you will have RNA polymerase 2. And you will have RNA polymerase 3. तो 3 टाइप के RNA polymerase आपके इन्वॉल्व होंगे यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। वहां पे तो एक से ही काम चल रहा था, यहाँ पे आपके 3 यूज हो जाते हैं। तो RNA polymerase 1 जो आपका यहाँ पे होता है, ये बनाता है आपका rRNA। अगर आपको rRNA बनाना हो तो आप RNA polymerase 1 को आप इस्तेमाल करते हो, राइट। अगर आपको बनाना हो मैसेंजर RNA तो आप यूज करोगे अपना RNA polymerase 2। मैसेंजर RNA को इवन यूकैरियोट्स के अंदर कहा जाता है एज अ HNRNA। This is also called as my HNRNA, which stands for your heterogeneous nuclear RNA। याद रखना, heterogeneous nuclear RNA is the full form of my HNRNA, which is nothing but my mRNA। वो mRNA का एक दूसरा नाम है, ठीक है। mRNA का दूसरा नाम यहाँ पे होता है heterogeneous nuclear RNA, ठीक है। दैट्स नॉट अ, कोई अलग चीज नहीं है, वो उसका एक दूसरा नाम है। RNA polymerase 3 जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपको बना के देगा आपका tRNA। दिस विल गिव यू द tRNA बना के आपको देगा। फिर आपको ये बना के देगा आपका यहाँ पे srRNA। दिस विल गिव यू द srRNA, आपको ये बना के देगा। उसके साथ इट विल ऑल्सो गिव यू द snRNA। snRNA stand for my small nuclear RNA. This is going to stand for my small nuclear RNA। ऐसे कई सारे नाम होते हैं, ऐसे कई सारे RNA होते हैं। सो सबके नाम आपको याद नहीं रखने। यू विल ऑल्सो हैव स्मॉल शॉर्ट हेयरपिन RNA करके भी एक होता है, फिर स्मॉल इंटरफेरिंग RNA करके भी होता है, देन एक miRNA करके भी होता है। सो आप नंबर ऑफ RNA होते हैं, राइट। बट आपको इतने नाम याद नहीं रखने। सो बस आप इतने याद रखना, यू हैव अ tRNA, you have a srRNA, you have a snRNA। तो ये जो 3 RNA है, ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे RNA polymerase 3। These are the polymerase 3 which is going to make that। तो इतनी बात याद रखना, you have a polymerase 1, 2 and 3, और कौन यहाँ पे क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पे समझना है। That is something you have to remember कि कौन यहाँ पे क्या, क्योंकि आपके सामने क्या होगा पता है कि डायरेक्टली आपके सामने सवाल आएगा कि बताओ RNA polymerase 2 क्या बना रहा था, RNA polymerase 3 क्या बनाता है। So they will ask you this kind of question, so you call it pi-srRNA। So this is something you have to know। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे याद रखोगे वो ये होगी कि जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, तो वहां पे आपके कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हमने क्या देखा था, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर आपका काम करा था प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में वैसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, यू विल फाइंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व। सो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो याद रखना यहाँ पे आपके कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि यहाँ पे कई सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जो चीज आपको वहां पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती थी, ठीक है। वहां पे 2-3 प्रोटीन के नाम थे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जो आपको यहाँ पे सीखने नहीं है। दूसरी चीज याद रखना, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA जो आपका बन के निकला है, जो ड्यूरिंग आपके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आपको RNA मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ HNRNA, राइट। सो यू हैव योर HNRNA ओवर हियर। ये जो HNRNA आपका होता है, इट हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। तो ये चीज याद रखना कि जब आपका RNA यहाँ पे बनता है तो वो फंक्शनल RNA आपका नहीं होता, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे। सो जो मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे कर रहे होते हो ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज RNA प्रोसेसिंग। सो जो मॉडिफिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय RNA प्रोसेसिंग। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज RNA प्रोसेसिंग। और यही चीज अब आपको यहाँ पे समझनी है कि क्या होता है मेरा RNA प्रोसेसिंग, कैसे किया जाता है और उसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ती है। तो याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपका यहाँ पे RNA बना, जैसे ही आपका यहाँ पे RNA बनता है ना,
जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज HNRNA है, उसी RNA को हम यहाँ पे उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे. इट हैज टू अंडरगो सम चेंजेस और उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन करा सकते हो. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वो चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वो जो मॉडिफिकेशन आप कह रहे हो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा यू कॉल देम एज RNA प्रोसेसिंग. याद रखना RNA बनने के बाद उसके अंदर आपको कई सारे चेंजेस आपको वहां पे करने पड़ेंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो, कोई चीज रिपीट करके तो बता दो, नहीं करनी, ठीक है, एज यू विश. मैं तो पूछ रहा था. So now you will find this is what you will find mRNA is getting synthesized over here. ये तो देख लिया ना हमने. There's something I hope it's clear to all of you. एक और पिक्चर यहाँ पे लगा के रखी हुई है just to explain you that कैसे आपका पॉलीमरेज से आपके यहाँ पे बनाया जाता है आपका mRNA, right? Now let's talk about my RNA processing. अब जब आपका RNA बन के निकलता है ना, जब आपका RNA बनता है तो उसके अंदर क्या मिलता है आपको देखने के लिए. तो समझो मेरा RNA बन के निकला है. Assume that this is my RNA. इसको मैं कुछ अब थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा. ये कोई दो स्टैंड नहीं है, वो सिंगल स्टैंड ही है, ठीक है. ये मत बोलना कि सर आपने ये दो स्टैंड बना दिया, ये क्या बन गया यहाँ पे, ऐसे कैसे बन गया, ये सब नहीं सुनना मैंने. ये दिस इज अ सिंगल स्टैंड ओनली, राइट. आई जस्ट वांट टू शो यू ओवर हियर कि आपका जब RNA बन के यहाँ पे निकलता है तो उसके अंदर आपको कुछ सीक्वेंस मिलता है. यू विल हैव सम सीक्वेंस ओवर हियर. येलो कलर के जो यहाँ पे सीक्वेंस है ना, द सीक्वेंस विल फाइंड इन येलो इन कलर. दिस सीक्वेंस ओवर देयर दे आर बीइंग कॉल्ड एज माय इंट्रॉन्स. ऐसा समझो कि इनको बोलूंगा यहाँ पे एज इंट्रॉन्स. आई एम गोइंग टू कॉल देम एज इंट्रॉन्स, ठीक है. और जो ग्रीन कलर का जो आपका यहाँ पे पैच है, जो ग्रीन कलर का आपका यहाँ पे जो पैच है, ये ग्रीन पैच जो मेरा यहाँ पे है, इस ग्रीन पैच को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज एक्सॉन्स. दिस ग्रीन पैच ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय एक्सॉन्स. इसको बोलूंगा यहाँ पे एज एक्सॉन्स. याद रखना हमारे लिए एक्सॉन्स काम के हैं, इंट्रॉन्स काम के नहीं है. तो बेसिकली हमें यहाँ पे इंट्रॉन्स को निकालना है और एक्सॉन्स को रखना है. तो ये बात को समझो कि मेरा यहाँ पे mRNA बन चुका है. बेसिकली इसको मैं बोलूंगा अभी यहाँ पे mRNA नहीं, मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे एज HNRNA, राइट. जो मेरा यहाँ पे अभी इसके ऊपर काम करना बाकी है. सो इट विल अंडरगो प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग में आप क्या क्या करोगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे, बट याद रखना इंट्रॉन्स को मुझे यहाँ से निकालना है और एक्सॉन्स को रखना है. सो दैट इज समथिंग आई हैव टू डू इन दिस. सो मेरा जो mRNA यहाँ पे बना है मेरा यहाँ पे, इसको मैं इवन यहाँ पे HNRNA बोल सकता हूँ, इसके अंदर से ये हम करेंगे यहाँ पे. सो याद रखना किसको निकालेंगे और किसको रहेंगे वो आपको यहाँ पे याद रखना. दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इवेंट्स आई विल बी डूइंग ओवर हियर. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब मैं बात करता हूँ RNA प्रोसेसिंग के बारे में, जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिंग. सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे करूंगा दैट इज कॉल्ड गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैपिंग. अब कैपिंग यहाँ पे क्या होता है? कैपिंग हम करते हैं 5' रीजन पे. सो 5' एंड जो आपका यहाँ पे होगा ना RNA का, वहां पे मैं कुछ ऐड करूंगा. आई विल बी एडिंग ओवर देयर मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये चीज मैं ऐड करूंगा मेरे 5' रीजन के ऊपर. सो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक काफी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, उसे बोलूंगा यहाँ पे एज मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कहाँ पे ऐड करता हूँ? आई विल बी एडिंग ऑन द 5' रीजन के ऊपर. सो बेसिकली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मेरा 5' रीजन जो मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कुछ लगा के रखूंगा. सो लेट मी ऐड समथिंग ओवर हियर. यहाँ पे मैंने ऐड करना है मेरा यहाँ पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मैंने यहाँ पे बना दिया आपके. लेट मी तीन मेरे यहाँ पे लिया, फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं. This molecule will be added on to the 5' region. इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. So this is something we'll get to see.
और जब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सो व्हेन आई ऐड दिस मॉलिक्यूल ओवर हियर, जब मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मैंने अपनी यहाँ पे कैपिंग कर दी। सो कैपिंग का मतलब यही होता है, सो कैपिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 5' रीजन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव एडेड ओवर हियर माय मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट में यहाँ पे डाल दूंगा। इसको लगाने का रीजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट जब आप यहाँ पे लगा रहे हो, जब आप कैपिंग कर रहे हो, सो इट प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस एंजाइम। याद रखना, दिस प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए। सो कैपिंग करने का पर्पस यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए, protects the mRNA from nuclease enzyme, from your nuclease enzyme। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिल रहा है न्यूक्लियस एंजाइम, तो समझ जाओ कि आपका न्यूक्लियस एंजाइम इसको आके डैमेज नहीं कर पाएगा। आपके जो एमआरएनए आपका जो आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसको आके वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द एडवांटेज ओवर हियर। तो कैपिंग करने का ये आपका ये एडवांटेज होता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। सो मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये चीज आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मतलब क्या तुम लोग पैनिक हो जाते हो इतनी थोड़ी देर देख के, मिथाइल गोनासाइन देख के आप लोग पैनिक हो गए? अरे देखो नो सर। देखो ये देखो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है हमने, राइट। सो दिस विल बी एडेड ऑन द 5' रीजन के अंदर, राइट। एक्सॉन इंट्रॉन यहाँ पे लगे हुए, हमें किसको हटा के किसको रखना है? इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को हाँ, इंट्रॉन को हमें हटाना है और एक्सॉन को हमें रखना है। तो अभी हम रखेंगे, उन्हें करेंगे, हम वो भी करेंगे। चलो, सो कैपिंग मेरा यहाँ पे हो गया। कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं है सवाल? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब सेकंड चीज हम यहाँ पे करेंगे। सो कैपिंग मैंने यहाँ पे कर लिया। एक और चीज मैं यहाँ पे करता हूँ जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे टेलिंग। The second thing I'll be doing here is going to be called as my tailing। अब मैं करता हूँ यहाँ पे मेरा टेलिंग। अब टेलिंग में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बना के दिखाऊं, तो अगर समझो मेरा अगर एमआरएनए है यहाँ पे, दिस इज माय 5' एरिया, दिस इज माय 3' एरिया। सो जो 3' एरिया जो मेरा यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे मैं बहुत सारे सीक्वेंस लगाऊंगा एडेनाइन के। सो एडेनाइन के कई सारे सीक्वेंस में यहाँ पे लगाने लगता हूँ। सो अ लार्ज नंबर ऑफ सीक्वेंस आई विल बी एडिंग ऑफ द एडेनाइन ओवर हियर। तो एडेनाइन के जब मैं यहाँ पे कई सारे सीक्वेंस लगाना चालू करता हूँ, तो इस इवेंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ polyadenylation। polyadenylation। So polyadenylation means what? Adding a large number of sequence of adenine। adenine के कई सारे सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि कितने सीक्वेंस आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा अराउंड 200 से लेके 300 तक। अराउंड 200 to 300 adenine molecules will be added over there। This number of adenine molecules will be added। इतने मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे डालते हैं और इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीएडेनाइलेशन। सो पॉलीएडेनाइलेशन याद रखना, दिस इज समथिंग आई विल बी डूइंग इन द टेलिंग वाले प्रोसेस में। सो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं टेलिंग कर रहा हूँ, तो याद रखना टेलिंग के अंदर 3' एरिया के अंदर, इन द 3' एंड पे आई विल बी डूइंग द पॉलीएडेनाइलेशन। यहाँ पे मैं करूंगा हमारे यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन। सो आई विल बी डूइंग माय पॉलीएडेनाइलेशन। जब मैं पॉलीनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो समझ जाना कि यहाँ पे मैं फिर डालूंगा कई सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल्स। सो आई विल बी एडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल्स विल बी एडेड ओवर हियर। तो कई सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे डाले। ठीक है, सो यू जस्ट कीप ऑन एडिंग ओवर हियर। अब क्या 200 तो हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, बस समझ जाना यू हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन विल बी एडेड ओवर हियर। तो जब हम इन्हें यहाँ पे डाल देते हैं तो व्हाट वी कॉल इज अ पॉली ए टेल। इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं यू आल्सो कॉल इट एज अ पॉली ए टेल। कई सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगते हैं, सो यू आल्सो कॉल इट पॉली ए टेल। तो ये चीज आपकी यहाँ पे की जाती है। बड़ी आसान सी चीज आपकी है, बस आप वहाँ पे एडेनाइन मॉलिक्यूल को आप वहाँ पे लगा देते हो। आपको ये नहीं जानना कि ये कैसे होता है, कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो सब आपको यहाँ पे नहीं जानना। आपको बस जानना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ माय आरएनए प्रोसेसिंग का ये मेरा सेकंड पार्ट है। सो मैंने हमने हमारे यहाँ पे कैपिंग कर लिया एंड नाउ वी आर डन विद द टेलिंग एज वेल। सो टेलिंग भी मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख लो, पिक्चर में भी आपको यहाँ पे टेलिंग होते हुए आपको दिख जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर कम लिखा हुआ है, आपको एनसाइड का नंबर याद रखना है। तो यहाँ दिस लार्ज नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल हैव बीन एडेड। सो पॉलीएडेनाइलेशन भी हमने यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हमने हमारा कर दिया। अब एक चीज करनी बाकी है और वो है मेरे यहाँ पे एक्सॉन को जोड़ना और इंट्रॉन्स को निकालना। सो एक्सॉन्स को मेरे को रखना है और इंट्रॉन्स को मुझे यहाँ से निकालना है। वो मेरा होगा यहाँ पे थर्ड स्टेप जो मुझे यहाँ पे करना होगा, राइट। अब थर्ड स्टेप करने के लिए अब देखो यहाँ पे हम करते क्या है। सो नाउ यू नीड सम हेल्प। जो तीसरा इवेंट मेरा यहाँ पे होने वाला है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्प्लाइसिंग।
इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग करने के लिए आपको चाहिए एक एंजाइम। स्प्लाइसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे होता है स्प्लाइसोसोम। अब वो एंजाइम बनाया कैसे जाता है? सो बेसिकली यू हैव अ एंजाइम कॉल्ड एज माय स्प्लाइसोसोम। और ये स्प्लाइसोसोम एंजाइम बनाने का इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं? तो याद रखना, अगर आपसे कोई आके पूछता है स्कूल में कि कैसे बनाओगे आप स्प्लाइसोसोम, तो आप बोलेंगे हम लेंगे एक एसएनआरएनए और उसके साथ कंबाइन करेंगे प्रोटीन्स को। So SNRNA plus proteins will lead to a formation of your spliceosome। तो ये दोनों को जब आप मिला देते हो तो इन दोनों को मिला के आप बनाते हो अपना यहाँ पे आपका स्प्लाइसोसोम। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कल उठ के अगर आपसे कोई स्कूल में पूछता है कैसे बनता है स्प्लाइसोसोम, तो ये मत बोलना कि नहीं आता, हमने तो सुना ही नहीं कभी, ये मत करना। प्लीज टेल देम that spliceosome are formed by combination of my SNRNA and my protein। So SNRNA और प्रोटीन को जब आप यहाँ पे कंबाइन करते हो, they come together, they combine and that will lead to a formation of my spliceosome। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि ये स्प्लाइसोसोम जो मेरा यहाँ पे एंजाइम बना है, ये जो मेरे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है यहाँ पे मेरा, ये करेगा क्या? व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज नोन फॉर। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, ये स्ट्रक्चर का काम होता है टू रिमूव द एक्सॉन, सॉरी टू रिमूव द इंट्रॉन्स। तो वंस द स्प्लाइसोसोम इज बीन फॉर्म, इसका काम यहाँ पे क्या होगा? इज नोन टू रिमूव द इंट्रॉन्स। तो इसका काम होता है इंट्रॉन्स को रिमूव करने का, इसका काम यहाँ पे होगा इंट्रॉन्स को रिमूव करने का। तो ये बात यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो एक बार इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो समझो अगर मेरे पास यहाँ पे मेरा एक सीक्वेंस है, so now I have a sequence of RNA over here। इसको मैं mRNA, इसको बोलूंगा मेरा हेट्रोजेनस RNA, राइट। अब मुझे बताओ 5' के अंदर मेरा यहाँ पे क्या लगा हुआ मुझे यहाँ पे मिलेगा? व्हाट आई विल फाइंड इन द 5' एरिया में क्या लगा हुआ मिलेगा? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सही। सो आई विल हैव माय मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मेरा मुझे मिलेगा 5' एंड के ऊपर। और 3' एंड पे मुझे क्या मिलेगा? पॉलीएडेनाइलेशन इज अ प्रोसेस। तो मुझे यहाँ पे कई सारे एडेनाइन मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई विल हैव लास्ट नंबर एडेनाइन मॉलिक्यूल वी सीन ओवर हियर। तो एक बहुत लंबी यहाँ पे टेल मेरी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ऑन माय 3' रीजन के अंदर। तो ये दो चीजें मेरे यहाँ पे हो गई। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके अंदर होता क्या है कि यू हैव ओवर हियर आपके यहाँ पे इंट्रॉन्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। सो समझो ये मेरे यहाँ पे इंट्रॉन्स मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं। लेट्स सी दीज आर माय इंट्रॉन्स व्हिच आर अटैच ओवर हियर। तो इनको आपको यहाँ पे रिमूव करना है। सो दीज आर माय इंट्रॉन्स, ये मेरे यहाँ पे इंट्रॉन्स है और इनको मैं यहाँ पे अब रिमूव करूंगा। अब इंट्रॉन्स को यहाँ पे रिमूव कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ माय स्प्लाइसोसोम। तो स्प्लाइसोसोम एज ए एंजाइम मेरा यहाँ पे आगे आएगा। सो स्प्लाइसोसोम मेरा आएगा एज ए एंजाइम आगे। तो समझो ये मेरा एंजाइम है, दिस इज माय स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम मेरा यहाँ पे एंजाइम मेरा यहाँ पे आएगा और ये एंजाइम आगे आके क्या करेगा? इट विल गेट रिड ऑफ द इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स को यहाँ पे निकाल देगा। अब आप सोचोगे अगर स्प्लाइसोसोम आके अगर मेरे यहाँ पे इंट्रॉन्स को निकाल रहा है तो रह क्या गया? मेरे सिर्फ एक्सॉन्स रह गए, राइट। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, सो व्हाट आई विल फाइंड, जैसे ही मेरे यहाँ पे इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि मेरा जो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस है इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। जो मेरा डीएनए सीक्वेंस है, अब उसके अंदर मुझे यहाँ पे कोई भी इंट्रॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सर सेम क्या कहना चाहते हो आप मुझे अनिरुद्ध? सेम मतलब क्या सेम? स्क्रीन विजिबल नहीं है सर इनको। ओह, क्या आप लोग मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है। नो सर नहीं भी हो सकता है नहीं दिख रही क्या? अच्छा बताओ मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? सर, अब दिख रही। सर मेरे को नहीं दिख रही। अरे महेश ऐसे कैसे चलेगा? महेश एक बार, अरे महेश एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करो, मतलब लॉग आउट करके लॉग इन करो। यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन। ये स्नेक बनाया था लेकिन ये फिश बन गया। सर ये आयरन है तो फिर भी स्नेक लग रहा है। हाँ आयरन का भी स्नेक लग रहा है, ये तो कुछ और ही बन गया। इट्स लाइक इवोल्यूशन हो रहा था फिश में से स्नेक का और एकदम से उसके पैर आ गए और उसे बर्ड बनना पड़ेगा यहाँ से। सो इट्स प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अच्छा महेश समझ आ, अच्छा अनिरुद्ध दिख रहा है नहीं दिख रहा स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे बनाया, देखो बेटा यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे।
बर्ड का। और एक चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यू हैव ओवर हियर, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यू हैव दिस स्प्लाइसोम आया, उसने अपना यहाँ पे काम किया। अब स्प्लाइसोम के काम करने के बाद यू विल गेट टू सी दैट यू ओनली हैव ओवर हियर द एक्सॉन्स। अब आपके यहाँ पे इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, यू विल ओनली हैव द एक्सॉन्स ओवर हियर। तो याद रखना, यू विल ओनली हैव द एक्सॉन्स इन दिस, इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड, राइट। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज याद रखना, एक एडिशनल चीज याद रखना। देखो आपको इतना तो मालूम है कि मेरा जो 5' रीजन मेरा यहाँ पे होगा, दिस विल बी हैविंग माय मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट विल बी हैविंग द मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। मेरा यहाँ पे मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे मेरा पॉलीटेल रीजन, ओवर हियर आई विल हैव द पॉलीटेल इन द 3' एरिया के अंदर मुझे मेरा यहाँ पे पॉलीटेल भी मुझे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा, राइट। आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अलावा, इन सब के अलावा you will have one more area over here, एक और एरिया आपके यहाँ पे होता है, you will have one small area over here in the mRNA and this area is called as my UTR। ये याद रखना, ये एक बार इसके ऊपर सवाल आ चुका है। so you will have a UTR। मैं बता दूं ये है क्या, पैनिक मत हो, एकदम से आप लोग पैनिक हो जाते हो, ये क्या हो गया। this is going to be your UTR। UTR stand for my untranslated region। तो आपको एक छोटा सा UTR का सीक्वेंस आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको हम कहते हैं यहाँ पे अनट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, UNTRANSLATED, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब अनट्रांसलेटेड रीजन जो आपका यहाँ पे होगा ना, ये कभी भी आपका प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता, बट ये आपका हमेशा आपको वहां पे मिलेगा। इसका रोल क्या होता है वो आपको इस लेवल पे आपको सीखना नहीं है, बट याद रखना यू विल हैव अ स्मॉल सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं यूटीआर। एंड यूटीआर कभी भी आपका प्रोटीन बनाने में आपकी मदद नहीं करता, इट विल नॉट कोड फॉर प्रोटीन। लेकिन बीच में जो आपके जो एक्सॉन्स होंगे, समझो आपने यहाँ पे इंट्रॉन्स निकाल दिए, और जो ब्लू कलर में यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे था आपका, दीज आर माय एक्सॉन्स। समझो ये मेरे यहाँ पे एक्सॉन्स थे, दीज आर माय एक्सॉन्स ओवर हियर। तो जैसे ही आपने इंट्रॉन्स निकाल दिए तो आपके पास यहाँ पे अब एक्सॉन्स रह जाएंगे। सो नाउ यू विल फाइंड ओनली एक्सॉन्स आर standing over there, right? So over here you only have the exons। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे इंट्रॉन्स निकल गए, सिर्फ मेरे यहाँ पे एक्सॉन रह गए। तो आपका ये जो mRNA आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाउ आई कैन इट इज माय फंक्शनल mRNA। अब मैं इसको बिल्कुल कह सकता हूँ, नाउ आई कैन हैव अ टर्म ओवर हियर। अपूर्वा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ये यूटीआर हर स्टेप पे दिखेगा? हर स्टेप में दिखेगा आपको। तो जैसे आपका mRNA बनता है ना बेटा, तो उसमें यूटीआर तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको याद रखना है कि यूटीआर आपका प्रेजेंट है आपको वहां पे, उसे निकालते नहीं आप, वो वहां पे आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। सो यूटीआर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर ओवर इन योर mRNA एंड इट डज नॉट ट्रांसलेट फॉर प्रोटीन। ये आपका कोई भी प्रोटीन बनाने में आपके यहाँ पे मदद नहीं करता, लेकिन ये आपको वहां पे रहता है, ओके। बस आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। सो अगर आपके सामने यूटीआर कभी टर्म दिख गया किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो याद रखना ये प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता। That's why we call it as an untranslated region। इसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जो ट्रांसलेट होगा वो सिर्फ आपके यहाँ पे एक्सॉन को किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सॉन ही होता है जिसको हम ट्रांसलेट करके हमारा प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा mRNA बन चुका है, जो मेरा बिल्कुल यहाँ पे फंक्शनल बन चुका है। सो दिस इज माय फंक्शनल mRNA व्हिच विल बी सीन ओवर हियर। मेरा फंक्शनल mRNA मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। तो एक बार फिर कहानी आप यहाँ से देख लो। स्प्लाइसिंग में याद रखना हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लाइसिंग के अंदर पहले हम बनाते हैं हमारा स्प्लाइसोसोम। कैसे बनाएंगे, यू विल टेक द SNRNA प्लस प्रोटीन, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे यहाँ पे स्प्लाइसोसोम एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम जाके अपने इंट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर देगा। इट विल गो एंड रिमूव द इंट्रॉन्स। अब देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मेरा स्प्लाइसोसोम यहाँ पे एंजाइम आया, मेरे इंट्रॉन्स को उसने वहां से निकाल दिया। जैसे ही इंट्रॉन्स को उसने वहां से निकाल दिया, क्या आपका यहाँ पे रह गया, ओनली योर एक्सॉन्स आर रिमेनिंग ओवर हियर। और इस तरीके से हमने हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ से हमने निकाल दिया, एंड एक्सॉन्स विल बी सीन अटैच ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट। जैसे ही आपने स्प्लाइसोसोम का अपना काम हो जाता है, दैट मींस आपका फंक्शनल mRNA आपका रेडी है। चलिए कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आपका mRNA आपका रेडी हो चुका है ट्रांसलेशन करने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो दिस, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है बस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन द RNA प्रोसेसिंग। तो यार देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले हुआ हमारे यहाँ पे कैपिंग, देन फिर हमने हमारे यहाँ पे क्या, टीलिंग, दैट मींस पॉलीएडेनाइलेशन, जिसमें आप 200 से 300 आप एडेनिन मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लगाते हो, एंड देन वी हैव डन माय स्प्लाइसिंग ओवर हियर। अब बताओ क्या ये तीन चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थ्री थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। लड़के लोग भी बताइए, लड़के लोग क्या क्या नाम थे इन लोगों का? ओम, महेश, प्रखर, अक्षय, अनिरुद्ध, याद करना पड़ता है सबके नाम, एंड देन yeah, I hope it's clear to all of you. And Astik as well. Astik was also there in the class. Yeah, so yeah, I think Shiva आज की क्लास में नहीं है ना, Shiva is not there.
ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द फाइनल पिक्चर। इस तरीके से स्प्लाइसिंग करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आपका यहाँ पे आपका मेच्योर mRNA, ठीक है, मेच्योर mRNA इज बीन फॉर्म। अब आपको एक और चीज है जो मैं आपको बात बताता हूँ, पहले आप एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सी, ये इनसाइड का पिक्चर आपके सामने है, यू कैन सी द 5' हीरा में हमने यहाँ पे मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग कर दिया, और 3' हीरा के अंदर हमने यहाँ पे पॉली ए टेल हमारी यहाँ पे हमने लगा दी। सो पॉलीएडेनाइलेशन में हम यहाँ पे कर चुके हैं, और बीच में से स्प्लाइसिंग करके हमने इंट्रॉन्स यहाँ पे निकाल दिया, और मेरे एक्सॉन्स को यहाँ पे मैं जोड़ चुका हूँ। सो दैट इज हाउ माय मैसेंजर आरएनए इज बीन रेडी। अब यहाँ से हम करेंगे हमारा ट्रांसलेशन, जो आज हमें नहीं करना है, घबराइए मत। बच्चे फोन लगाएंगे मोहित सर को सडनली। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ट्रांसलेशन। इसके बाद आपका यहाँ पे होगा। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर तो हैंड रेज करके, फटाफट हैंड रेज करो, इसका आंसर बताइए मुझे यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज व्हाट? चलिए जल्दी हैंड रेज करिए यहाँ पे, बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। जानवी यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हैं, बाकी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दैट इज माय ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन फैक्ट व्हाट? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन फैक्ट व्हाट? एंटायर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए कॉपीड इनटू आरएनए, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू आरएनए, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को लेके? तो समझिए इसे ध्यान से, एंड देन रेज योर हैंड। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन फैक्ट व्हाट? क्या पूरे डीएनए को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं आरएनए के अंदर, या एक सेगमेंट होता है डीएनए को उसको हम कन्वर्ट करते हैं, बोथ ए एंड बी, या ये सभी गलत है? हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे आसान सवाल है, तभी आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे। हाउ सिंपल इट द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी। बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर? Option B. रानी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। नहीं बेटा, याद रखना, जब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो आपका पूरा डीएनए को आप कॉपी नहीं करते हैं, एक सेगमेंट को आप कॉपी कर रहे हो ना। आप पूरे डीएनए को थोड़ी आप उसका आरएनए बनाते हो पूरे डीएनए का। तो ये कह रहा है कि एंटायर सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू आरएनए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ये तो कभी नहीं होता। यू ओनली फाइंड ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए is copied into the mRNA. So only a segment of DNA will be copied into the mRNA, and that is why option B over here becomes my correct answer. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ, आई होप सबको समझ आ रहा है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, यस। राइट? ऐसे आई होप ऐसे चुप मत हो जाओ, ठीक है। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद द पोलैरिटी, कौन से स्ट्रैंड को हम यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। सो विच स्ट्रैंड विल बी यूज्ड एज अ, राइट, कौन सी पोलैरिटी का स्टैंड, और क्या हम उसे हम यूज करते हैं। सो यू हैव टू टेल दिस। सब लोग हैंड रेज करेंगे, बस 4 लोग, बाकी लोगों को भूख लगी है, घर जाना है। अरे घर पे ही हैं आप, सोचो कोचिंग होते तो कितना अजीब लगता। अनिल बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अरे यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है, बाकी लोगों से भी जाना। अरे महेश कहाँ गया? महेश आप हो क्लास में? यस सर। तो बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका? डी ऑप्शन, डी। टी। काजल क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी सर। समनप्रीत? सब बी। देखो एक बात सुनो यहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद द पोलैरिटी, तो हम कौन सा स्ट्रैंड यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए? कौन से पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड हम यूज करते हैं? 5' से 3' या 3' से 5'? सर 3' to 5'। ऐसे कैसे, मतलब इतना क्यों टाइम ले रहे हो आप लोग फिर सोचने के लिए? हमेशा इस स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे डीएनए के अंदर एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखना, डीएनए का ये स्ट्रैंड होता है, उसे हम यूज करते हैं यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसे यूज करके हम बनाते हैं हमारा यहाँ पे आरएनए। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। महेश क्यों बेटा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? ऑप्शन डी सिलेक्ट, इट विल बी ऑप्शन बी। सो 3' से 5' आपको यहाँ पे स्टैंड लेंगे डीएनए का, और उसको हम यूज करेंगे एज अ टेम्पलेट स्टैंड। सो दैट विल बी द आंसर ओवर हियर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज टर्म्ड एज, मैंने अभी भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आपका बेसिकली पॉलीपेप्टाइड बना के आपको देगा, मतलब आपको प्रोटीन बना के देगा,
उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करेंगे? चलिए बेटा सब लोग हैंड रेज करिए, क्या होगा इसका आंसर? सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज टर्म्ड एज व्हाट? बस इतने ही बच्चे नहीं, अच्छा ऊपर और भी है। बताइए दीक्षा कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? Option C. ऑप्शन सी बेटा, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, सिस्ट्रॉन इज द वन विच इज अ टर्म आई बी यूजिंग फॉर अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच विल कोड फॉर अ प्रोटीन। सो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 128 को खुद से देखिए ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड। आराम से देख लो इस क्वेश्चन को एंड देन अपना हाथ। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या सही में? बताओ सब लोग, स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है सर। तो फिर करो हैंड रेज। बताइए महेश, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। संचिता, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सी। प्रखर, आपको क्या लग रहा है? सी। अनिरुद्ध, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर। इट इज रो फैक्टर है बेटा, ये सिग्मा फैक्टर नहीं है, रो फैक्टर है। इट इज गोइंग टू बी अ रो फैक्टर। ये आपका रो फैक्टर है और रो फैक्टर हमेशा आपकी मदद करता है आपका टर्मिनेशन कराने के लिए। सो याद रखना, रो फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज अ टर्मिनेशन फैक्टर। इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है, देन क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इन द बैक्टीरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमआरएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप पढ़िए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लागू नहीं होती बैक्टीरिया के साथ। कितना हेल्प तो मैं ही कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना, समझा देना क्वेश्चन को, उसके बाद बस आपको आंसर देना होता है। जो चीज एग्जाम में करने के लिए मैं वहां पे खड़ा भी नहीं हूँ। काजल वहां पे क्वेश्चन पढ़ी, मैं वहां पे खड़ा हूँ बताने के लिए कि बेटा देखो ये लिखा होगा उसके अंदर। खुद से बताना पड़ेगा आपको, तब भी आप नहीं बताते हैं। बताइए जानवी, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। जानवी वापस बोलना, बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? ऑप्शन बी सर। आई एम अज्यूमिंग यू आर सेइंग बैटमैन वाला बी। यस सर। रानी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। कौन सा, बैटमैन वाला या डेली वाला? बैटमैन वाला बी। संचिता, आपको क्या लग रहा है? सर सी। और सिद्रा, आपको क्या लग रहा है? सिद्रा? सर मेरी तो स्क्रीन ही गायब है। ओ, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं दिख रही? अरे मुझे दिख रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो। सर मेरी चाहिए आपको? विजिबल हो जा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इन्होंने पूछा है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है, व्हिच इज गोइंग टू बी अनट्रू। तो आप अगर यहाँ पे देखते हो देन ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड लाइक स्प्लाइसिंग। अरे ये सब होता ही नहीं है उसके अंदर। टर्नप्रीत बताओ, ये सब होता है उसके अंदर या नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर? नो सर, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। फिर क्या होता है? जैसे ही एमआरएनए बना फिर क्या होगा? सर वो एमआरएनए को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन करके बिल्कुल प्रोटीन। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही टर्नप्रीत। बिल्कुल जैसे आपका एमआरएनए वहां पे बनता है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए। तो यस, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सो दैट इज नॉट ट्रू, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ करेक्ट आंसर फॉर यू। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रांसलेशन अकर्स ओनली आफ्टर ट्रांसलेशन, ये तो बात आपकी ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? ट्रांसक्रिप्शन translation takes place in the different compartment, right? The different compartment. That is also going to be not true. ये भी आपका नॉट ट्रू पे आएगा बेसिकली, क्योंकि कोई अलग अलग कंपार्टमेंट में आपका नहीं होता, वो सेम ही एरिया में आपका वहां पे हो रहा होता है। बट दिस बिकम्स अ मच मोर करेक्ट आंसर, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी अनट्रू एक्चुअली। सो ये भी आपका अनट्रू ही है, बट बी के ऊपर आप जा रहे हो। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे क्या है। सो ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी आपको यहाँ पे नहीं हो रहा, और द ट्रांसक्रिप्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द सेम एरिया, नॉट इन अ डिफरेंट कंपार्टमेंट। तो दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है बेसिकली, मतलब करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ ऑफ देम। ये बताओ, यूकैरियोट्स के अंदर आपके आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के आपको मिल जाएंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल फाइंड इन द यूकैरियोट्स? चलिए हैंड रेज करिए फटाफट इसके अंदर, क्विकली रेज योर हैंड। बताइए
कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए अपूर्वा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। So option A. ऑप्शन ए आप यहाँ बता रहे हो और ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही। सो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आपको मिलते हैं यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और याद रखना कि कौन सा पॉलीमरेज क्या बना रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आएगा। हाँ, द इंटरवीविंग सीक्वेंस इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ mRNA आर रिमूव्ड बाय, जो बीच में आपको जो सीक्वेंस मिल रहे होते हैं, बीच में जो आपको इंटरवीविंग सीक्वेंस मिल रहे होते हैं, उनको इनमें से रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए हैंड रेज करिए, चलिए सब लोग जल्दी हैंड रेज करिए, बताइए प्रखर क्या होगा इसका आंसर। Option D. प्रखर यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं। बताओ मोनिका क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन डी। महेश, ऑप्शन डी सर। महेश बताना पड़ेगा ये स्प्लाइसिंग करने के लिए स्प्लाइसोसोम बनाते कैसे हैं। अगर स्प्लाइसोसोम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, महेश बता दो। सर SNRH बड़ी प्लस खुशी होगी। प्रोटीन से। हाँ राइट, SNRNA प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन इज गोइंग टू मेक यू द स्प्लाइसोसोम। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताओ मुझे यहाँ पे। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स डैश इन यूकेरियोट्स, क्या बना के देता है आपको आरएनए पॉलीमरेज 1? याद करिए और बताइए मुझे। बताइए दीक्षा कुमारी क्या बना के देता है ये। ऑप्शन बी। मोनिका आपको क्या लग रहा है? RRNA। दैट्स द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही आंसर है। दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर। ठीक है, आराम से देखो क्वेश्चन को, मैं रीड नहीं करूंगा, बहुत क्वेश्चन रीड कर लिया आपके लिए, अब ये खुद से करेंगे आप लोग। आई कांट इवन फाइंड माय पानी की बॉटल। राइट, हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर, हैंड रेज कर लेना। इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कॉल्ड एज टेलिंग डैश residues are added in the dash of the mRNA. All right, चलिए सिद्रा बता सकते हो आप इसका आंसर। Sir, 5 to 3 अच्छा, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख नहीं रही शायद से, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर। So option C. ऑप्शन से आप कह रहे हो, जानवी आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी कौन सा कर रहा है। सो एडेनाइलेट मतलब आपके एडेनिन मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे एंड दैट विल बी एडेड ऑन द 3 डैश एरिया के अंदर आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यस दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देख लो एक बार फिर कि हमने आज की क्लास में करा क्या। सो एक बार फिर सुन लो। सो आज की क्लास के अंदर हमने हमारा यहाँ पे कवर किया हमारा आरएनए प्रोसेसिंग, दैट इज समथिंग वी हैव डन। आरएनए प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे हमारा कवर किया है। सो दिस इज समथिंग यू हैव डन, दैट्स वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड। याद रखना आरएनए प्रोसेसिंग सिर्फ आपका होता है यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में ये होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे याद रखना यू विल हैव योर ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आपको होते हुए वहां पे नहीं मिलता। यू डोंट फाइंड एनी मॉडिफिकेशन हैपनिंग इन देम। तो कोई भी वहां पे आपका प्रोसेसिंग आपको वहां पे होता नहीं है, डायरेक्टली आप यूज करते हो उसे ट्रांसलेशन के लिए। याद रखना यूकैरियोट्स के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपके यू हैव 3 टाइप ऑफ पॉलीमरेज विल बी इन्वॉल्वड, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और वो क्या बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। पॉलीमरेज 3 ज्यादा चीजें बना रहा है, टीआरएनए, एसआरआरएनए, एसएनआरएनए, ये आपको बना के देगा। पॉलीमरेज 2 आपको बना के देगा सिर्फ आपका एक ही टाइप का आरएनए, मैसेंजर आरएनए, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ वी आल्सो इट इज आल्सो नोन एज AKA, आल्सो नोन एज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ओके, तो ये आपको बना के देगा। देन वी हैव सीन, उसके बाद हमने देखा या उसके पहले हमने देखा हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑफ माय ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन जो आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, ये आप सीख रहे हो इन टर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया, जो बहुत सिंपल है। अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन होता, अगर यूकैरियोट्स के अंदर अगर आपको सिखाना पड़ता, दैट वुड हैव टेकन अ कंप्लीट लेक्चर। सो इस चीज का यू शुड बी हैप्पी विद दैट एंड यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सिग्मा फैक्टर आया, इनिशिएट किया ट्रांसक्रिप्शन को, राइट, चला गया, फिर इलॉन्गेशन हुआ आपका यहाँ पे, और फिर आपका रो फैक्टर आया, उसने आपका रोका ट्रांसक्रिप्शन को और सबको डिसोसिएट कराया और वो भी वहां से चला गया। तो इतनी बात आपको यहाँ पे सही तरीके से याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे याद रहेंगी? यस तीन ही लोगों ने यस बोला, बाकी लोग यस सर। बहुत बढ़िया। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। सो याद रखना मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक टर्म भी याद रख लेना, डोंट मिस आउट ऑन देम, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये सब चीजें आज के क्लास में हमने यहाँ पे कवर की है। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, प्लीज याद रखना। एनहांसर, प्रमोटर आर कमिंग ऑन द अपस्ट्रीम एरिया के अंदर, राइट।
डाउन स्ट्रीम में आपको मिलता है यहाँ पे टर्मिनेटर। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो दिस, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव लर्नड आज के चैप्टर में। आपके साथ मॉड्यूल तो ऑलरेडी शेयर्ड है ही, मॉड्यूल तो आपको मिल जाता है आपके लिंक से, तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के करते रहिए। जो मैं सेपरेटली अगर आपके साथ असाइनमेंट शेयर करता हूँ तो वो भी आपको शेयर करना है मेरे साथ, ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट रेगुलरली। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब इसके अलावा अगर आपके काम में कोई सवाल होगा, इसमें से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अपने सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी है